हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन पे। आज पूरा देश एक महान व्यक्ति की 131वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने भारत को उसका सबसे मजबूत स्तंभ संविधान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आज 14 अप्रैल 2022 को हम उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हम अद्वैत एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर साहब के बारे में, उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। किस तरह से समाज ने उन्हें तराश कर, समाज ने उन्हें थोड़ा सा परेशान कर कर, उन्हें टॉर्चर करके किस तरह से इस व्यक्ति को, इस आम व्यक्ति को एक महान व्यक्ति में बदल दिया, और किस तरह से ये महान शिक्षाविद बनते हैं, किस तरह से ये प्रतिष्ठित न्यायविद बनते हैं, किस तरह से ये सोशल रिफॉर्मर करते हैं, किस तरह से समाज की बुराइयों को मिटाते हैं, और किस तरह ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनका जीवन परिचय देखें। तो सबसे पहले बात करूं तो आज से कई साल पहले 1891 14 अप्रैल को मोह क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां जन्म होता है भीमराव अंबेडकर का, जिनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और माताजी थी भीमाबाई। रामजी सकपाल साहब जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। उनकी 14वीं संतान के रूप में आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस समय भीमराव अंबेडकर जब का जन्म होता है तो उनके 14 भाई बहन होते हैं, लेकिन उस समय के हालात इस तरह से थे, उस तरीके की समाज इस तरह से था कि वहाँ पर काफ़ी छुआछूत और भेदभाव किया जाता था, और जिसके कारण इनके 14 भाई बहनों में से इनको मिलाकर कुल 5 भाई बहन ही जिंदा बचते हैं। बाकी सब हेल्थ व्यवस्था के कारण, जो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, जहाँ पर छुआछूत था, डॉक्टर इनका इलाज नहीं करते थे, इस कारण से 14 में से सिर्फ 5 भाई बहन बचते हैं, 3 भाई और 2 बहन। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब ये बड़े होते हैं तो इनके पिता की रुचि थी कि हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करें। शिक्षा की अहमियत इनके पिता उस वक्त से जानते थे जब ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। तो उसी तरह से इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां पर उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिला करता था, कारण आप सब जानते हैं समाज में छुआछूत बहुत फैला हुआ था। बट फिर भी क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पे थे, तो इन्होंने अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों से गुजारिश करी, रिक्वेस्ट करी कि किस तरह से मैंने आपको अपनी सेवा दी है, तो आप भी मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका दें। तो उनकी सिफारिश मानी जाती है और उनको स्कूल में दाखिला मिल जाता है। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं होती है। स्कूल में दाखिला मिलना एक अलग बात थी, लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ाई करना और वो संघर्ष करना, ये सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कर सकते थे। किस तरह से एक दलित बच्चे को स्कूल के बाहर रखा गया, किस तरह से उन्हें बुली किया गया, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, मारा गया, स्कूल के बाहर रखा गया, प्यासा रखा गया, इन सभी संघर्षों के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता का सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने शिक्षा हासिल करने से कभी कदम पीछे नहीं हटाए। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को हासिल किया। हालात ऐसे थे कि उनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, वहीं से दूर से वो शिक्षा हासिल किया करते थे, क्योंकि उनकी रुचि शिक्षा हासिल करने में थी, इसलिए वो कर्मठता से वहाँ बने रहते थे। एक बार का वाकया है कि जब उनको बहुत प्यास लगती थी तो उन्हें कोई ना कोई चपरासी आकर, उन्हें क्लर्क आकर उन्हें क्या करता था, पानी पिलाया करता था अपने हाथों से। लेकिन जब एक वक्त जब चपरासी नहीं आता था, ये प्यासे रहते थे, और उस वक्त जब एक कुएं के पास जाते हैं और वहाँ से जब पानी पी लेते हैं, तो उसे कुछ एक वर्ग विशेष आकर उन्हें बहुत मारता है, धमकाता है और चेतावनी देता है कि दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम्हारा अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। बस फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर भी अपनी दृढ़ता को बनाए रखा, इन्होंने शिक्षा हासिल करी, और जब इन्होंने स्कूल पास किया तो इनको एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिया गया कॉलेज के लिए। इनकी हायर एजुकेशन भी एल्फिंस्टन स्कूल में हुई थी, और उसके बाद इनके पिता ने और संघर्ष करके, पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि इन सभी 5 भाई बहनों में सिर्फ भीमराव अंबेडकर ही ऐसे थे जिन्होंने आगे शिक्षा हासिल करी, जिन्होंने स्कूल के एग्जाम को, इम्तिहान को पास किया। और उसके बाद उनके पिता ने उनको देखा कि इनकी रुचि शिक्षा में है, तो उन्होंने बहुत कोशिशें करके, उधार लेकर, पैसे इकट्ठे करके इनको कॉलेज में दाखिला दिलाया, एल्फिंस्टन कॉलेज में, जहाँ पर इनके ज्ञान को और इनके एजुकेशन को देखते हुए, क्योंकि बॉर्न जीनियस थे, ठीक है, ये बॉर्न जीनियस थे, और इनको देखते हुए इनके प्रोफेसर ने जब इनको देखा कि ये एक अलग ही बच्चा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस थोड़ा तराशा जाए तो शायद ये इसकी चमक दुनिया भर में बिखेरी जा सकती है, और इसीलिए उन्हें लेकर जाया गया था संभाजी गायकवाड़ के पास में। और उन्होंने, जो कि वहाँ पर मौजूद जो शिक्षा प्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षित लोग बहुत पसंद होते थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर कुछ तो ज़रूर है, और इसीलिए उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी, और उसी स्कॉलरशिप में इनको भेजा गया कोलंबिया, जहाँ पर ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर आते हैं। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना तड़पाने के बावजूद भी शिक्षा हासिल करके, उस समय की बात हम जब कर रहे हैं, जब हम 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब हालात इतने अच्छे नहीं थे कि आपको एजुकेशन इतनी आसानी से मिल सकते, उस समय इन्होंने एजुकेशन हासिल करी और स्कॉलरशिप लेकर ये चले जाते हैं
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट होकर वापस इंडिया आते हैं, और जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप देकर भेजा था उनके यहाँ पर नौकरी करते हैं एक मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पे। लेकिन जब ये नौकरी करते हैं तो उनके आसपास जो लोग मौजूद थे, एक वर्ग विशेष था जो देखता है कि दलित वर्ग होकर भी इतने हमारे ऊंचे पद पर, हमारे समान पद पर बैठा हुआ है जहां पर इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो बात इन्हें पसंद नहीं आती है। और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये निकल जाते हैं वापस, कहाँ पर, लंदन चले जाते हैं और वहाँ से पीएचडी करके आते हैं। लोग नाराज़ी में कुछ और स्टेप लेते हैं और इनकी जब प्रताड़ना का सहा इन्होंने जब परेशानी सही तो ये सिर्फ छोड़े नहीं, ये जाकर हायर एजुकेशन लेकर हासिल करके आते हैं। और इन्हीं सब बीचों के बीच में भी मैंने सब जो चीज़ें बताई जहाँ पर इन्होंने संघर्ष किया, उसी बीच में एक अच्छा मोमेंट भी आता है जब 16 साल के भीमराव अंबेडकर की शादी होती है रमाबाई के साथ में। और वो होती जब ये एक 9 साल की रमाबाई से जब 16 साल के अंबेडकर की शादी होती, इसके बाद ही ग्रेजुएशन हासिल पे जाते हैं और ये ग्रेजुएट होकर वापस फिर कोलंबिया जाते हैं और शिक्षा हासिल करके आते हैं और फिर यहाँ पर नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ पर लंदन में पीएचडी की उपाधि हासिल करी थी। तो शिक्षा इनके लिए प्राथमिकता थी, शिक्षित होना इनकी प्राथमिकता थी। हम जानेंगे, हम समझेंगे कि हमारे समाज में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किस तरह के लेसन हम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जब वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया में इनको देखा जाता है कि अब समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई है, जो ये बैड प्रैक्टिसेस फैली हुई हैं, इसे कम कैसा किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और समझाऊंगा और यूनाइट करके रखूंगा। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतरीन साधन, क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था कि हम अपनी बातों को आसानी से बहुत दूर दूर तक पहुंचा सके, तो इन्होंने जो सहारा लिया जिस चीज़ का, जिस माध्यम का, वो था समाचार पत्र। दोस्तों, और उसका नाम था मूक नायक। और इन्होंने इसका सहारा लेकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया और लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे सम्मेलन भी किए, लोगों को इकट्ठा किया। पहले सार्वजनिक पेयजल पर इन प्रतिबंध हुआ करता था कि इस जगह पर दलित पानी नहीं पी सकते थे, वहां पर इन्होंने पानी पिया। मंदिर में इनकी एंट्री बैन थी, इन्होंने मंदिर में भी एंट्री करी। ये सब चीज़ें किया ताकि जो समाज, जो निचला वर्ग है उसको ऊंचा उठाया जा सके। उसके बाद उन्होंने 1930 के समय पर जब इन्होंने एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में को संबोधित किया था, तो वहाँ पर दुनिया के सामने इन्होंने अपनी बातें रखी थी। लोग इनकी बात सुनते थे और इनकी बात जब आगे निकली तो लोग इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जब आपको पता होगा, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, तो 1930 से लेकर 32 तक 3 गोल में सम्मेलन होते हैं लंदन में और वहाँ पर ये शामिल होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर एक कमल अवार्ड नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, जहाँ पर दलितों को एक पृथक निर्वाचन का एक प्रावधान दिया जा रहा था रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा। और उसी के बाद 1932 को गांधी जी ने इनके साथ एक समझौता किया, पूना पैक्ट का समझौता करते हैं और वहाँ पर दलितों को एक रिजर्वेशन देने की बात कही जाती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पे। और उसके बाद गांधी जी भी जुड़ जाते हैं हरिजन उत्थान के लिए, कि दलित नहीं कहा जाएगा, कि हर जन जो है वो उसी ईश्वर की औलाद है, उसी ईश्वर की संतान है, तो ये सब क्या है, हरिजन है। तो इनके उत्थान में गांधी जी भी इनका सहयोग करते हैं। और इसके बाद इन्होंने तरह तरह के आंदोलन किए और इन्होंने एक सम्मेलन में यह भी कहा था कि हमारा उत्थान, हमारा अपलिफ्टमेंट तभी हो पाएगा जब हम सरकार से और कांग्रेस से अलग हो पाएंगे। और इसके बावजूद भी जब देश आज़ाद होता है 1947 को, तो इन्हीं को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी इंटेलेक्ट, ये इतने बुद्धिजीवी थे, ये शिक्षाविद थे, ये ज्यूरिस्ट थे, ये प्रतिष्ठित न्यायविद थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक कुरीतियों को अंत कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार नहीं किया जा सकता था, इसीलिए भारत को उस समय जिसकी ज़रूरत थी वो अंबेडकर ही थे कानून मंत्री के तौर पे। और कुछ ही समय के बाद 29 अगस्त 1947 को इनको ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, जिसका काम था संविधान का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना, उसका इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस समाज के किस हिस्से से निकल कर आकर ये व्यक्ति समाज में इतने ऊंचे पद पर और हमारे देश के इस मजबूत स्तंभ संविधान की रचना करते हैं। और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये एक महान इकोनॉमिस्ट भी थे, ये महान अर्थशास्त्री भी थे। और इन्हीं की किताब जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड द बैंकिंग, और इन्हीं के दिए हुए थीसिस पर यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए? आरबीआई के फाउंडेशन के लिए, हिल्टन यंग कमीशन, उन्होंने इस बात को स्वीकारा और इनकी बातों पर अमल करते हुए आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो सिर्फ इन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो भारत का जो बैंक ऑफ बैंक है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते। और इन्होंने जब संविधान बनाया दोस्तों, तो संविधान में जो इन्होंने लिखा था, हर एक बिंदु लिखा था, चाहे वो देश की अखंडता और एकता की बात होती होगी, चाहे वो समता और समानता
की बात होती होगी, चाहे वो बंधुत्व की बात होती होगी, ये सब चीज़ें समाज को एक रखने की ज़रूरत थी, बात कही गई थी। और इन्होंने अपने बहुत सारे सम्मेलन में ये कहा था कि दोस्तों अगर देश के अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग को हम एक नहीं करेंगे तो देश की एकता पर खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो दोस्तों जब संविधान शुरू किया जाता है, जब पढ़ना शुरू किया जाता है, तो जो पहला पन्ना खुलता है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और उस प्रस्तावना का पहले शब्द है हम। प्रस्तावना का पहले शब्द क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग, हम भारत के लोग। बस इतनी ही शब्द समझ में आ गई कि इस संविधान के अंदर में क्या लिखा होगा। ये संविधान हम सबको जोड़ने का काम करता है, ये अलग अलग वर्गों को, अलग अलग जातियों को इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम किया करता है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद जब इन्हें अपने धर्म से वो सुकून नहीं मिला, कि वो चीज़ नहीं मिली जो कि शायद हमें यहाँ भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 5 लाख लोगों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन परिचय की कुछ परिचय मैंने देने की प्रयास किया था। और इसी के साथ 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मधुमेह की बीमारी से ही गुजर रहे थे। और इसके बाद इनका देहांत हो जाता है और 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाता है। तो दोस्तों ये थे भीमराव अंबेडकर। इनकी कुछ किताबें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है किताबें इनके सामने। अब आपके पास ये, मैं अब क्योंकि हम और आप एक साथ जुड़ चुके हैं, हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, आपको कुछ शायद हासिल हुआ होगा, कुछ जाना होगा आपने इनके बारे में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने जब इनका साथ समर्थन दिया, तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने हरिजन उत्थान में काम किया होगा। गांधी जी ने इनके साथ समझौता भी किया था। तो कहीं ना कहीं पर ये तो बात क्लियर है बॉस कि ये जो है ये अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। इन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दलितों का उत्थान करने की बात करी, इन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट की बात करी, इनको उन्होंने समाज में एक सही स्थान दिलाने की बात करी। तो हम और आप इनसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान जीवन से हम क्या लेसन ले सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि एजुकेशन इज़ द की। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जो शिक्षा है वही सफलता की कुंजी है, जो शिक्षा है वही सफलता की कुंजी, नंबर 1। नंबर 2, घबराओ मत यार। तुम्हें समाज में कितना भी परेशान करे, तुम्हें समाज कितना भी टॉर्चर करे, तुम्हें दुनिया कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम डटे रहो। डर मत, डटे रहे। और डटे रहोगे तो ही तुम कुछ हासिल कर पाओगे। ये हम सीखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। एंड पॉइंट नंबर 3, कि जिस समाज ने तुम्हें इतनी प्रतिष्ठा दी है, जिस समाज ने तुम्हें यहाँ जमीन से उठाकर, तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर रखा है, उस समाज को वापस दो। गिव बैक टू सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने तुम्हें इतना ऊंचा बना दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते तो वो अमेरिका से जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, उसके बाद जब वो लॉ करने चले गए, जब वो पीएचडी कर कर आते हैं, तो वो वकालत करते हैं। उनके पास कोई समस्या नहीं है जीवन चलाने के लिए, उनके पास भरपूर पैसा है, भरपूर सब कुछ खुशियाँ हैं। बट स्टिल उन्होंने देखा कि नहीं, मेरे समाज के लोग कहीं ना कहीं पर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं स्ट्रगल सह सकता था और मैं सहकर कुछ बन गया, लेकिन हर कोई मुझ जैसा नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने उन समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए कदम उठाया और सब कुछ त्याग करके उन्होंने समाज पर फोकस किया कि ये छुआछूत जो है वो अंत हो जाए। तो दोस्तों आप मुझे ये बताएंगे कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? संविधान के किस आर्टिकल में? जिस संविधान के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, यहाँ पर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पर। ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जानने में काफ़ी उपयोगी होगी। अगर अच्छा लगे तो, अगर चैनल पर नए हैं और अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।